ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं। तो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर का, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो रेज हैंड कर लें, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो शुरू कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? पिछले टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई चीज़ पूछना चाहते हो? जी कुरतुलैन, क्या क्वेश्चन है भैया आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम सलाम। सर ये डिफ्लेशनरी गैप को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, इसका जो है ना ग्राफ वो बता देखें दें। एक सेकंड के लिए पहले दोनों ग्राफ्स की जो बेसिक सेंस है ना वो क्लियर कर लें। बेसिक सेंस ये जी कहती है कि हर इकोनॉमी का कोई ना कोई फुल पोटेंशियल लेवल होगा। अगर इकोनॉमी करंटली फुल पोटेंशियल आउटपुट लेवल पे हो और वहां से एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट हो जाए। अब एग्रीगेट डिमांड की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या एग्रीगेट डिमांड फुल पोटेंशियल से भी आगे चली जाएगी या शिफ्ट होके बैकवर्ड आ जाएगी। अब अगर जी एग्रीगेट डिमांड आगे चली जाएगी यानी फुल पोटेंशियल आउटपुट से भी ज्यादा डिमांड इकोनॉमी में है तो इन्फ्लेशन की वजह बनेगी। और अगर फुल पोटेंशियल लेवल से एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल करके नीचे आ जाती है तो इसकी वजह से कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इकोनॉमी में प्राइस लेवल बहुत ज्यादा गिर जाएगा या इकोनॉमी में बहुत ज्यादा डिफ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। अब वो क्यों और कैसे होगा उसको समझ लें कि एग्रीगेट डिमांड जो है, रीजन उसकी कोई भी ले लें आप, चार फैक्टर हैं एग्रीगेट डिमांड के: कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट्स। इन चारों में से कोई भी कम कर लें, कोई भी लॉजिक हो, वो ज्यादा मैटर नहीं करती कि किस वजह से एग्रीगेट डिमांड ने कम होना है। लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड इस लेवल से नीचे आ जाए यानी बैकवर्ड शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास जो न्यू इक्विलिब्रियम बनता है, एक सेकेंड, जो हमारे पास न्यू इक्विलिब्रियम बनता है वो इक्विलिब्रियम एक तो पहले ही साइन आउट कर रहा है, शो कर रहा है कि प्राइस लेवल कम हो जाएगा। डिमांड नीचे शिफ्ट हो गई है, आउटपुट हमारा पहले ज्यादा था लेकिन डिमांड अचानक कम हुई, जो बाजार में मार्केट में आउटपुट था उसका प्राइस लेवल कम होना शुरू हो गया क्योंकि वो बिक नहीं रहा। ओके, अब इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर्स डिस्करेज होते हैं और प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स ऑटोमेटिकली अपना आउटपुट लेवल एग्रीगेट सप्लाई कम करना शुरू कर देते हैं। यानी एग्रीगेट सप्लाई भी कम होके उसी डिमांड पे आ जाएगी जो डिक्रीज्ड डिमांड है। ओके, ये तो होगी इनिशियल सिचुएशन। हमने कहा एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो कंट्री में प्राइस लेवल रिड्यूस कर जाएगा और आउटपुट जीडीपी लेवल भी डाउन आ जाएगा। लेकिन इसके बाद एक और फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब आउटपुट लेवल नीचे आया तो इसका मतलब है कंट्री में रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हो गए, लैंड भी अनएम्प्लॉयड हो गई, लेबर भी, कैपिटल भी। अब जितनी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है इसने वेज रेट पे, रेंट पे, इन चीजों पे, यानी चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के रिवार्ड पे भी डाउनवर्ड प्रेशर डाला है। अब आपको लेबर पहले से सस्ती मिल रही है, लैंड पहले से कम किराए पे बिजनेसमैन को मिल रही है, कैपिटल पहले से कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है। यानी आपकी एज ए प्रोड्यूसर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाना शुरू हो जाएगी। और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाती है तो साफ जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस चीज का फैक्टर है, एग्रीगेट सप्लाई का। तो दूसरे स्टेप में हम कहते हैं जी कि एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी। एग्रीगेट सप्लाई के इंक्रीज होने से नेक्स्ट हमारे पास फिर इक्विलिब्रियम बनेगा। यहां पे दो चीजें क्लियर कर लें। आउटपुट लेवल तो वापस रिस्टोर हो गया है, आउटपुट हम अब उतना ही बनाना शुरू हो गए हैं जितना हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट पे, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज थे वो दोबारा काम पे आ गए हैं, तो आउटपुट लेवल भी हमारा रिस्टोर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक तो पहले ही मार्केट में डिमांड कम थी, प्राइस लेवल गिर रहा था, दूसरा एक्स्ट्रा आउटपुट मार्केट में आ गया तो प्राइस लेवल तो मजीद गिरेगा। और प्राइस लेवल P1 से फाइनली P3 तक आ चुका है। तो प्राइस लेवल में ये जो बेतहाशा कमी है इसको हम कहते हैं डिफ्लेशन। और फिर उसकी रीजन हम देते हैं कि YF फुल पोटेंशियल आउटपुट और Y2 में जो गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप ने असल में कंट्री में डिफ्लेशन क्रिएट की है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल कि फुल पोटेंशियल आउटपुट में और करंट या एक्चुअल आउटपुट में जो गैप है, नेगेटिव गैप, इसको नेगेटिव गैप कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप को, और जो इन्फ्लेशनरी गैप है उसे पॉजिटिव गैप कह देते हैं। तो दिस नेगेटिव गैप विल क्रिएट डिफ्लेशन इन द इकोनॉमी। जी, और कोई क्वेश्चन भी किसी का? एनी अदर क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हो?
ओके जी, देन नेक्स्ट टॉपिक जो है हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है केनेजियन इकोनॉमिक्स का। यहां पे आप कह सकते हैं कि क्लासिकल थॉट जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक केनेजियन थॉट का है कि केनेजियन थॉट के नजदीक जो है वो नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम कैसे वर्क करता है और उसमें स्पेशली एग्रीगेट सप्लाई का क्या रोल है। मैंने पहले भी जब हमने एग्रीगेट डिमांड का टॉपिक शुरू किया था तो मैंने वहां पर भी हाईलाइट किया था कि क्लासिकल और केन्स का मेन डिफरेंस सप्लाई साइड पे है, डिमांड साइड पे इन दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों बिलीव करते हैं जी कि एग्रीगेट डिमांड और प्राइस लेवल नेगेटिवली रिलेटेड ही होते हैं। प्राइस लेवल फॉल करे डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस लेवल राइज करे डिमांड कम हो जाती है। तो डिमांड साइड पे कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन केन्स के नजदीक सप्लाई का बिहेवियर इस तरह का नहीं है जैसे क्लासिकल्स ने एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट रन में सप्लाई पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है, लॉन्ग रन में जो है सप्लाई प्राइस लेवल को रिस्पॉन्ड नहीं करती, रिसोर्सेज को रिस्पॉन्ड करती है। ये जो दो हिस्सों में सप्लाई को एक्सप्लेन किया गया है कि शॉर्ट रन अलग कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन अलग है, केन्स के नजदीक इस तरह से नहीं है। ओके, तो देन केन्स का आइडिया क्या है? The aggregate supply curve describes for each given price level the quantity of output the firms और प्रोड्यूसर्स प्लान टू सप्लाई। डेफिनेशन तो वही है कि क्लासिकल्स की एग्रीगेट सप्लाई हो या कनेजियंस की, एग्रीगेट सप्लाई लाइन का मतलब ये है कि डिफरेंट प्राइस लेवल्स पे प्रोड्यूसर्स कितना आउटपुट मार्केट में सप्लाई करने को तैयार है। ओके, Keynesian economics implies that or shows that the aggregate supply curve contain three segments. केन्स के नजदीक नंबर वन डिफरेंस कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व्स दो नहीं है, एक है, लेकिन उस एक ही लाइन के तीन सेगमेंट हैं, तीन हिस्से हैं। दोबारा समझ लें, केन्स के नजदीक एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट रन में अलहदा और लॉन्ग रन में अलहदा इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। केन्स के नजदीक एग्रीगेट सप्लाई की लाइन है एक ही, लेकिन उसकी शेप तीन तरह की है या उसके तीन अलहदा अलहदा हिस्से हैं। वो तीनों हिस्से मिलके एक ही एग्रीगेट सप्लाई जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। ओके, वन सेगमेंट इज हॉरिजेंटल इंडिकेटिंग दैट प्राइसेस आर ओके। वर्डिंग से पहले इसका ग्राफ समझें, फिर हम ये वर्डिंग बाद में करते हैं। पहले इसका ग्राफ अंडरस्टैंड करें। देखें अगेन, प्राइस लेवल वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे रियल जीडीपी या आउटपुट लेवल ऑफ द कंट्री। ओके, केन्स सेज दैट कि एग्रीगेट सप्लाई का जो पहला हिस्सा है, फर्स्ट सेगमेंट है, अकॉर्डिंग टू केन्स इट इज हॉरिजेंटल। ये बिल्कुल सीधा है, हॉरिजेंटल है, ये अपवर्ड स्लोपिंग भी नहीं है, वर्टिकल भी नहीं है। क्यों हॉरिजेंटल है? केन्स इस चीज को एक्सप्लेन कैसे करता है? देखिए, केन्स के नजदीक ऑब्वियसली ग्राफ से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहां पे ओरिजिन है, 0 जीडीपी होगा। मैं जस्ट एग्जांपल कर रहा हूं, यहां पे 5000 बिलियन जीडीपी होगा फॉर एग्जांपल। देन यहां पे कहीं फॉर एग्जांपल आगे चल के 10,000 बिलियन होगा, यहाँ पे कहीं 20,000 बिलियन होगा, यहाँ कहीं 30,000, 40,000, 50,000। ये रियल जीडीपी ऑफ द कंट्री है। केन्स सेज दैट के जब हम फुल पोटेंशियल से बहुत ज्यादा पीछे होते हैं, मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि लेट अज्यूम हमारा फुल पोटेंशियल आउटपुट लेवल जो है वो लेट अज्यूम 40,000 बिलियन पे है। केन्स कहता है कि हमारी इकोनॉमी का अगर फुल पोटेंशियल 40,000 बिलियन है, लेकिन करंटली हम सिर्फ 5,000 बिलियन आउटपुट पे हैं, 2,000 बिलियन आउटपुट पे हैं, 6,000 बिलियन आउटपुट पे हैं। अगर हम फुल पोटेंशियल से बहुत ज्यादा पीछे हैं, रफली, आप कोई फिक्स नंबर नहीं है कि कितना आप पीछे हैं, लेकिन रफली आप कह लें कि अगर 50% से भी हम नीचे चल रहे हैं, हमारी फुल पोटेंशियल आउटपुट 40,000 बिलियन है, लेकिन हम 20,000 से कम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो केन्स सेज दैट कि इस सिचुएशन में इसका मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी में बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट है। साफ जाहिर है, जितना हमारी इकोनॉमी का पोटेंशियल है 22 करोड़ पॉपुलेशन के लिहाज से, अगर हम उससे आधा आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मतलब है अनएम्प्लॉयमेंट 50% है, 50% बेरोजगारी है। आप इमेजिन कर लें कि 50%, 50% अनएम्प्लॉयमेंट कितनी होगी इस वक्त करंटली। इवन के ये कोरोना और इन इफेक्ट्स के बाद भी पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 9% है, 9%। अगर हम ये कोरोना इफेक्ट्स निकाल दें, नॉर्मल इकोनॉमी पे आ जाए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6-6.5% है पिछले 10-12 साल से। तो यानी, और हम पाकिस्तान में समझते हैं जी बहुत बेरोजगारी है, जॉब बड़ी मुश्किल से मिलती है, फलां। तो अगर 6% अनएम्प्लॉयमेंट इस चीज को कहा जा रहा है जो हमें बहुत ज्यादा लग रही है, तो इमेजिन करें कि अगर 50%, 50% अनएम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाए रेट, तो क्या हालात होंगे।
ओके, केन सेज दैट कि इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर हम फुल पोटेंशियल से बहुत ज्यादा पीछे हैं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? फर्म्स कैन रेडिली ऑब्टेन एज मच लेबर एज दे वांट एट करंट वेज। इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी फर्म को अगले दिन अचानक 1000 वर्कर भी रखने पड़ जाए तो उसे सारे का सारा 1000 वर्कर करंट वेज रेट पे ही मिल जाएगा। फर्ज करें इतनी ज्यादा बेरोजगारी में करंट वेज रेट है 500 रुपए पर डे, तो केन्स कहता है कि इतनी ज्यादा बेरोजगारी है कि पूरे मुल्क के प्रोड्यूसर अगर रेडीली लेबर, बेतहाशा लेबर भी हायर करना चाहें, 1500 वर्कर एक दिन में भी उनको चाहिए हो तो हर वर्कर उनको 500 रुपए पर डे पे इजीली मिल जाएगा, इतनी बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी ना होती, बहुत ज्यादा शॉर्टेज होती लेबर की, तो फिर तो आप लेबर रखते जाते, रेट बढ़ता जाता 600, 700, 800, 900। लेकिन फिलहाल केन्स क्या कह रहा है कि एक्चुअली जब कंट्री हमारा फुल पोटेंशियल से बहुत पीछे होता है, देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट, फर्म्स कैन रेडीली ऑब्टेन एज मच लेबर एज दे वांट, जितनी लेबर चाहे उनको मिल जाएगी एट करंट वेज रेट, यानी जो मौजूदा रेट है। ज्यादा लेबर हायर करने पे वेज रेट बढ़ेगा नहीं, स्टिल अनएम्प्लॉयड लोग हैं और हायर कर ले इसी वेज रेट पे। एंड प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड विदाउट एनी इंक्रीज इन एवरेज कॉस्ट। वर्डिंग को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करें, यानी इसका मतलब है आपको लैंड उसी रेट पे मिल जाएगी, आपको लेबर उसी रेट पे मिल जाएगी, रॉ मटेरियल उसी रेट पे मिल जाएगा जिस पे आप ऑलरेडी ले रहे हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि मैं अगर अपना आउटपुट इंक्रीज करना चाहूं तो मेरी एवरेज कॉस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा, टोटल कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं 15 रुपए का एक मार्कर प्रोड्यूस कर रहा था, मैं मार्कर्स की प्रोडक्शन डबल भी कर लूं तो मेरा मार्कर फिर भी 15 में प्रोड्यूस होगा। क्यों? मुझे लैंड लेबर कैपिटल उसी रेट पे तो मिल गए हैं, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़नी ही नहीं है। तो केन्स सेज दैट कि ये जो एरिया है, इस स्टार्टिंग एरिया में या इस फुल पोटेंशियल से बहुत पीछे के एरिया में एग्रीगेट सप्लाई हॉरिजेंटल है, हॉरिजेंटल टू प्राइस लेवल, यानी इस हिस्से में प्राइस ना भी बढ़े तो प्रोड्यूसर आउटपुट लेवल को इंक्रीज करने को तैयार हो सकता है। ओके, लेट अज्यूम हम 0 बिलियन जीडीपी से शुरू हुए थे, 5000 बिलियन, देन 10,000 बिलियन, देन 20,000, लेट अज्यूम करंटली हम 20,000 बिलियन आउटपुट पे पहुंच चुके हैं। यानी 20,000 बिलियन के आउटपुट प्रोड्यूस होने तक लैंड लेबर कैपिटल हायर होते जा रहे हैं कंट्री में। अब केन्स कहता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। अभी बहुत ज्यादा शॉर्टेज क्रिएट नहीं हुई, कुछ इलाकों में लैंड थोड़ी सी मुश्किल हो गई है मिलना, अब आपको थोड़ा सा ज्यादा रेंट पे करना पड़ता है नई लैंड एक्वायर करने के लिए। लेबर कुछ इलाकों में शॉर्ट होती जा रही है, जो लेबर आपको 500 रुपए दिहाड़ी पे मिल जाती थी अब शायद 600 में मिल रही है। ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है, लेकिन अब क्योंकि रिसोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं, एम्प्लॉयड होते जा रहे हैं, तो अब केन्स कहता है कि वो हिस्सा शुरू हो जाएगा जिसमें अगर आप मोर रिसोर्सेज हायर करना चाहें तो प्रोड्यूसर को मोर एवरेज कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। यानी लेबर का अगला यूनिट थोड़ा सा महंगा मिलेगा, रॉ मटेरियल थोड़ा सा हाई प्राइस पे मिलेगा, लैंड थोड़ी सी हाई प्राइस पे। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? केन्स कहता है इस हिस्से में आउटपुट और प्राइसेस का आपस में रिलेशन पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब अगर प्राइस लेवल बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर 20,000 से आगे आउटपुट बढ़ाएगा, अगर प्राइस लेवल नहीं बढ़ता तो वो आउटपुट नहीं बढ़ाता। क्यों? उसे नजर ये आ रहा है कि प्राइस लेवल बढ़े, मुझे ज्यादा प्राइस मार्केट से अपने प्रोडक्ट की मिले तो मैं ज्यादा लैंड लेबर कैपिटल हायर करूं, मुझे तो लैंड लेबर कैपिटल महंगे मिल रहे हैं। तो इस हिस्से को केन्स कहता है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होगा। वर्डिंग नोट करें इसकी, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू डिमांड। ये नहीं है कि रिसोर्सेज बिल्कुल खत्म हो गए हैं, शॉर्टेज डिमांड के मुकाबले में, डिमांड 1000 लेबर की है, शायद 800 अवेलेबल है, 900 अवेलेबल है, डिमांड के मुकाबले में थोड़ी बहुत शॉर्टेज क्रिएट होना शुरू हो गई है। फर्म्स कैन प्रोड्यूस मोर बट विल ओनली इफ हाई प्राइसेस आर ऑफर्ड। अभी भी फर्म्स आउटपुट बढ़ा सकती हैं क्योंकि कंट्री में रिसोर्सेज तो मौजूद हैं, लैंड भी मौजूद है, अभी लेबर भी है, कैपिटल भी है, रॉ मटेरियल्स भी हैं। फर्म्स कैन इंक्रीज दी आउटपुट, लेकिन वो सिर्फ इस सूरत में तैयार होंगे कि अगर उनको अपनी प्रोडक्ट की पहले से बेहतर कीमत मिल जाए, बेटर प्राइस ऑफर कर दी जाए। क्यों ऐसा क्यों होगा? एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेज विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, क्योंकि प्रोड्यूसर को नजर आ रहा है कि जब मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो मेरी एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। 15 रुपए वाला मार्कर 16 में प्रोड्यूस होगा, तो जो मैं 15 का बना के 20 में बेचता था, अब अगर वो 21 में बिकेगा तो आई विल इंक्रीज, अगर वो 22 में बिकेगा आई विल इवन इंक्रीज द प्रोडक्शन।
तो इस हिस्से में फिर केन्स कहता है कि आउटपुट जो है वो प्राइसेस को लेके पॉजिटिवली लिंक हो जाता है, तो उसने उसी एग्रीगेट सप्लाई लाइन को पॉजिटिवली स्लोप कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता मजीद शॉर्टेज क्रिएट होती जा रही है। फाइनली केन सेज दैट कि एग्रीगेट सप्लाई का आखिरी हिस्सा वर्टिकल हो जाएगा, बिल्कुल वर्टिकल। यानी आप ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे हम फुल पोटेंशियल आउटपुट पे पहुंच चुके हैं, कंट्री के तमाम रिसोर्सेज इंप्लॉय हो चुके हैं, ये प्राइस लेवल फॉर एग्जांपल P0 से P1 पे आ चुका है। इससे आगे केन्स कहता है कि अब प्राइस लेवल P2 पे चला जाए, P3 पे चला जाए, P4 पे चला जाए, जितना मर्जी प्राइस लेवल मजीद इंक्रीज हो जाए, केन्स के नजदीक अब आउटपुट हमारा प्राइस लेवल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। मार्केट में आपका प्रोडक्ट पहले से 2 गुना कीमत पे भी बिकना शुरू हो जाए, यू कैन नॉट प्रोड्यूस मोर आउटपुट, इवन प्रोड्यूसर वांट टू प्रोड्यूस, क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता? कंट्री में रिसोर्सेज ही नहीं है, सारे रिसोर्सेज तो आपने पहले इंप्लॉयड कर लिए हैं। और अल्टीमेटली नतीजा क्या है कि जब आप इवन रिसोर्सेज एक्सटेंसिवली यूज करने की कोशिश करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कल हमने इन्फ्लेशनरी गैप में कहा था। तो लास्ट फेज अकॉर्डिंग टू केन्स जो है, ये फुल पोटेंशियल आउटपुट पे एग्रीगेट सप्लाई जो है वो प्योरली वर्टिकल हो जाएगी। अब यहां पे एक फाइनल वर्डिंग समझें, केन सेज दैट कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बेसिकली एक ही लाइन है, शॉर्ट रन या लॉन्ग रन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है केन्स के नजदीक। केन्स का एक बहुत मशहूर फिक्रा रहा है, उसने अपनी किसी बुक में भी लिखा था, इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। अकॉर्डिंग टू केन्स लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन में तो हम सब मर जाएंगे। लॉन्ग रन 100 साल का भी हो सकता है, 500 साल का भी हो सकता है। यानी केन्स के नजदीक इकोनॉमिक्स का शॉर्ट रन लॉन्ग रन डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, देन केन सेज दैट कि एग्रीगेट सप्लाई अगर फुल पोटेंशियल से बहुत ज्यादा नीचे हो तो हॉरिजेंटल होती है, यानी प्राइसेस चेंज हुए बगैर परफेक्टली इलास्टिक। देखिए, प्योर हॉरिजेंटल का मतलब क्या है? परफेक्टली इलास्टिक। प्राइस ना भी चेंज हो, प्रोड्यूसर आउटपुट इंक्रीज करने को तैयार है, लेकिन फिर पॉजिटिवली स्लोप हो जाएगी। उससे आगे जाके प्योरली वर्टिकल, या इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक कह सकते हैं कि अब प्राइस लेवल जितना मर्जी इंक्रीज हो जाए, अब सप्लाई ने, एग्रीगेट सप्लाई ने इसको रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो ये तो है डिफरेंस। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई अकॉर्डिंग टू केन्स, केन्स के नजदीक एग्रीगेट सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है? अब जो हमने 2-3 सेंटेंस स्किप किए थे वो वर्डिंग जरा समझ लें। ओके, केन सेज दैट, पहले सेगमेंट से शुरू कर रहे हैं। वन सेगमेंट इज हॉरिजेंटल, पहला सेगमेंट हॉरिजेंटल है। ये हॉरिजेंटल सेगमेंट क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेटिंग दैट प्राइसेस आर रिजिड डाउनवर्ड। ये हिस्सा शो करता है कि प्राइस लेवल डाउनवर्ड रिजिड है। डाउनवर्ड रिजिड का मतलब कीमतें इससे ज्यादा नीचे नहीं जा सकती। केन्स के नजदीक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर की प्राइसेस या प्रोडक्ट की प्राइसेस एक खास लेवल पे आके रुक जाती हैं, कीमतें उससे नीचे मजीद नहीं गिर सकती। ओके, एंड आउटपुट इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली इलास्टिक। इस लेवल पे आपका आउटपुट या एग्रीगेट सप्लाई इनफाइनाइटली, परफेक्टली इलास्टिक हो जाएगी। यानी प्राइस लेवल इंक्रीज डिक्रीज हुए बगैर ही आउटपुट बढ़ भी सकता है, आउटपुट कम भी हो सकता है। ओके, the curve shows that total output of an economy can decline, यानी इस हिस्से में horizontal phase में curve shows that output can decline without the price level declining and output can increase even without the incentive of increasing prices। यानी horizontal phase का मतलब है प्राइस के चेंज हुए बगैर प्रोड्यूसर आउटपुट इंक्रीज भी कर देता है, प्रोड्यूसर आउटपुट डिक्रीज भी कर देता है। देन दूसरा हिस्सा, सेकंड पार्ट। अच्छा, ओके, ऐसा क्यों है? वो हमने जो रीजन दी थी अनएम्प्लॉयमेंट की, द आइडिया बिहाइंड दैट इज बिकॉज देयर इज टू मच अनएम्प्लॉयमेंट, firms can readily obtain as much labor as they want at the current wage and production can increase without any additional average cost। यहां पे एडिशनल एवरेज कॉस्ट की सेंस आनी चाहिए, टोटल कॉस्ट नहीं। टोटल कॉस्ट तो साफ जाहिर है बढ़ेगी, लेकिन एवरेज कॉस्ट पे कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा हिस्सा, however the Keynesian aggregate supply curve also contains a normally upward sloping या positively sloped segment। a normal supply line या classical supply line की तरह positive वाला हिस्सा भी है, where aggregate supply respond according to change in price level। इस पॉजिटिव स्लोप हिस्से में प्राइस लेवल के मुताबिक जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा प्रोड्यूसर,
और फिर आखिरी हिस्सा द वर्टिकल सेक्शन ऑफ द केनेजियन कर्व कॉरस्पॉन्ड टू द फिजिकल लिमिट ऑफ द इकोनॉमी या प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। और वर्टिकल हिस्सा जो है केन्स का वो बिल्कुल उसी पॉइंट पे है जहां पे कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल है, जस्ट लाइक क्लासिकल्स। ओके जी, ये तो था 5 नंबर का हिस्सा कि केनेजियन एग्रीगेट सप्लाई क्या है, उसका कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन कर दें। अब इससे आगे है हमारा कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई बट विद द हेल्प ऑफ केनेजियन अप्रोच। देखें, ये वर्डिंग अलग अलग अंडरस्टैंड कर लें और आपने पेपर में भी बड़ी केयरफुली पहले स्टेटमेंट पढ़नी है। स्टार्टिंग क्वेश्चन इन दोनों का एक जैसा ही है, इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यहीं से बात शुरू होगी। लेकिन अगले हिस्से में वो बताएगा विद क्लासिकल अप्रोच। अगर वो क्लासिकल अप्रोच कहे तो आपको याद रहना चाहिए कि क्लासिकल के नजदीक शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, इक्विलिब्रियम का फैसला ये 2 लाइंस करती हैं कि हमारा आउटपुट लेवल कितना होगा, प्राइस लेवल कितना होगा। फुल पोटेंशियल तो इससे कहीं आगे होता है। ओके, ये है क्लासिकल अप्रोच। लेकिन अगर वो कह देता है इक्विलिब्रियम ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई बट विद केनेजियन अप्रोच, तो एग्रीगेट डिमांड तो वही रहेगी जो हमारे पास थी, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई वाला ग्राफ जो अभी हमने ड्रॉ किया है उसे यूज करेंगे। ओके, अब इस ग्राफ को समझने से पहले एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड अंडरस्टैंड करें। केन्स का आइडिया बेसिकली 1927, 28, 29 और 30 का है। 1927, 28, 29, 20, 30 ये क्यों है, क्या है? वेरी इंपॉर्टेंटली, बाय चांस आपका सेमेस्टर ऐसे टाइम पे आया है कि एग्जैक्टली 100% केनेजियन इकोनॉमिक सप्लाई हो रही है। अब इसकी एग्जांपल समझे। देखिए 1920, आपने कल परसों की न्यूज में भी सुना होगा, बल्कि आज की न्यूज में आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद जो क्राइसिस लाइक सिचुएशन आई थी, तकरीबन 80-90 साल के बाद दुनिया दोबारा इतने बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस में आई है जितना उस वक्त था। अभी तो खैर उतना बड़ा क्राइसिस बना ही नहीं है जितना 1929 और 30 में बन गया था। इवन वो इतना बड़ा क्राइसिस था कि उसके लिए इकोनॉमिक्स की बुक्स में, हिस्ट्री में उसके लिए फिक्स नेम यूज होता है, ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930। 1930 का ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन। ओके, अब वहां पे सिचुएशन क्या थी, मैं एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम आएंगे कि केन्स ने उस वक्त ये आइडिया क्यों दिया। देखिए, अभी हम कल क्लासिकल्स की एक्सप्लेनेशन कर रहे थे और क्लासिकल्स की एक्सप्लेनेशन में एक सेकंड के लिए ये ग्राफ देखें। हमने कहा कि इनिशियली लेट अज्यूम हमारा प्राइस लेवल P1 है और आउटपुट लेवल YF पे है, फुल पोटेंशियल पे। हमने अभी कहा कि अगर किसी वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड पीछे भी शिफ्ट हो जाए तो एक इक्विलिब्रियम यहां पे इन बिटवीन बनता है, प्राइस लेवल कम होता है। प्राइस लेवल कम होने का मतलब है लैंड, लेबर, कैपिटल भी सस्ता हो गया, फिलहाल आउटपुट भी कम हो गया, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ गई। मैं मिसाल के तौर पे लिख देता हूं, यहाँ पे 25% अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई। हम फुल पोटेंशियल से 25% नीचे आ चुके हैं, आउटपुट भी कम प्रोड्यूस हो रहा है, जीडीपी श्रिंक हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। क्लासिकल्स कहते हैं कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि वेज रेट भी गिर जाएगा, लैंड सस्ती मिलेगी। और अभी हमने कहा कि इसकी वजह से नतीजा फाइनली क्या निकलेगा कि प्रोड्यूसर्स मोर लैंड, लेबर, कैपिटल हायर करेंगे क्योंकि सस्ते मिल रहे हैं उनको, तो दे विल प्रोड्यूस मोर आउटपुट और प्राइस लेवल मजीद गिरेगा। लेकिन नतीजा क्या निकलेगा कि जो आउटपुट लेवल हमसे निकल गया था, फुल पोटेंशियल आउटपुट लेवल, हम वापस उसी पे पहुंच जाएंगे। यानी क्लासिकल्स के नजदीक गवर्नमेंट इकोनॉमी में मुदाखलत ना भी करे तो जो 25% अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पैदा हुई थी वो वापस खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। क्लासिकल्स के नजदीक, याद करें पहली वर्डिंग इस चैप्टर की, क्लासिकल सेज दैट फ्री मार्केट इकोनॉमी, लेस इज फेयर। इकोनॉमी को छोड़ दें, खुद चलने दें, इकोनॉमी खुद को ठीक करने की सलाहियत रखती है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई अगर बिगड़ेंगे, बेरोजगारी पैदा होगी तो मुल्क में कीमतें गिर जाएंगी, प्राइस लेवल गिर जाएगा, वेज रेट बेतहाशा गिर जाएगा। और वेज रेट, प्राइस लेवल, इन चीजों के गिरने की वजह से लेबर सस्ती हो जाएगी, प्रोड्यूसर दोबारा आउटपुट प्रोड्यूस कर लेंगे, हम फिर फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच जाएंगे। यानी कि रिसोर्स, यानी क्लासिकल्स का एक बहुत फेमस सेंटेंस है कि इकोनॉमी या तो फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है या फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ मूव कर रही होती है। इन दो के अलावा इकोनॉमी की और कोई स्टेट नहीं है। दोबारा अंडरस्टैंड कर लें, क्लासिकल सेज दैट कि या तो इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर ही होती है या इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता फुल एम्प्लॉयमेंट की तरफ एडजस्ट हो रही होती है।
तो इस वजह से क्लासिकल सेज दैट को तो फिर हुकूमत को इंटरवीन करने की जरूरत क्या है कि हम फलां पॉलिसी बनाएंगे, फलां करेंगे, बेरोजगारी कम करनी है। ओके, 1926-27 तक ये देखें, थ्योरी एडम स्मिथ की है, 1776 में उसकी बर्थ बुक थी। तो तब से लेके 1930 तक 150 पौने 200 साल तक क्लासिकल थ्योरी को बिल्कुल ट्रू माना जाता रहा कि ऐसे ही होता है। लेकिन 1927, 28, 29 में इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट हुआ, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ गई, 50%, 60%, इवन यूरोप के कुछ हिस्सों ने 70% तक भी अनएम्प्लॉयमेंट देखी है। अब इतनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है लोगों की इनकम खत्म हो गई है, लोग कुछ भी परचेज नहीं कर पा रहे, एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है, कम होते होते वो इतनी कम हो गई है कि कंट्री में मौजूद आउटपुट सेल नहीं हो रहा, प्रोड्यूसर्स डिस्करेज हो रहे हैं, आप पहले ही लॉसेज में जा रहे हैं, आउटपुट सेल नहीं हो रहा, बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, तो आउटपुट बढ़ाने का तो कोई सोच ही नहीं सकता। फिर दूसरा प्रॉब्लम, वेज रेट और प्राइसेस एक खास लेवल पे नीचे आकर रुक गई, उससे मजीद नीचे नहीं जा रही। अगर मजीद नीचे चली जाए तो फिर तो क्लासिकल अप्रोच ट्रू हो जाती कि वापस एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती, लेकिन वेज रेट एक खास जगह पे आकर रुक गया है, उससे नीचे नहीं जा रहा, उससे सस्ती लेबर नहीं मिल रही, प्रोड्यूसर भी हायर नहीं कर रहा। अब यानी कि नतीजा क्या निकला, 1926-27 में यह क्राइसिस शुरू हुआ, 28-29 में सीवियर हो गया, 1930 में दुनिया की इकोनॉमी की सिचुएशन क्या थी। लेट अज्यूम, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, लेट अज्यूम दुनिया की पूरी इकोनॉमी फॉर एग्जांपल 50,000 बिलियन का आउटपुट प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल रखती थी, खासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में डिमांड इतनी एग्जिस्ट करती थी कि वेस्टर्न इकोनॉमी सिर्फ 10,000 बिलियन का आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है। इस गैप को हम क्या कह रहे हैं, इट इज ऑलमोस्ट 70 to 80% अनएम्प्लॉयमेंट गैप। मुल्क में 70% के करीब बेरोजगारी है, 70% लोग अनएम्प्लॉयड हैं, रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड हैं, लैंड 70% फालतू पड़ी हुई है, हम वो यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, कोई प्रोड्यूसर तैयार नहीं है लैंड लेबर कैपिटल हायर करके और आउटपुट प्रोड्यूस करे। क्यों? एग्रीगेट डिमांड बहुत कम है कंट्री में, डिमांड सिर्फ 10,000 बिलियन के आउटपुट की है, प्रोड्यूसर्स आर फोर्स्ड टू प्रोड्यूस 10,000 बिलियन आउटपुट। प्रोड्यूसर इससे ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं तो सेल नहीं हो रहा। अब यहां पे क्लासिकल अप्रोच ये कहती है कि प्राइस लेवल मजीद गिरेगा, ऑटोमेटिकली जो है वो सप्लाई इंक्रीज होगी, लेकिन 3 साल 4 साल तक ये ना हो सका। तो केन्स ने अल्टरनेटिव आइडिया दिया कि ये 10 साल भी आप और इस तरह से गुजार लें, इकोनॉमी रिकवर नहीं होगी। ओनली ऑप्शन अकॉर्डिंग टू केन्स सिर्फ एक है कि आप कंट्री की एग्रीगेट डिमांड को आगे ले जाएं, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने की वजह से प्रोड्यूसर्स विल बी रेडी टू प्रोड्यूस मोर, इवन उनको ज्यादा प्राइस ना भी मिले, कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी है, उनको सिर्फ डिमांड नजर आ जाए कि डिमांड फॉर प्रोडक्ट 10,000 बिलियन से 20,000 बिलियन पे पहुंच गई है, तो प्रोड्यूसर तो रेडी बैठे हैं, वो आउटपुट इंक्रीज कर देंगे, मोर लैंड लेबर कैपिटल हायर करेंगे और प्रोडक्शन कर लेंगे, बेशक उसी प्राइस पे बिक जाए, क्योंकि उसे नजर आ रहा है कि हमें एडिशनल लैंड लेबर कैपिटल की वजह से फालतू कॉस्ट तो पे नहीं करनी पड़नी, हमारी एवरेज कॉस्ट यानी हमारा Y1 आउटपुट पे भी एक मार्कर 15 रुपए का ही बनता है, हम Y2 पे भी पहुंच जाए तो एक मार्कर ने 15 का ही बनना है, तो ओके चलें, डिमांड तो बढ़ी है ना, आउटपुट सप्लाई करना शुरू कर दे। तो केन्स के अकॉर्डिंगली एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करनी पड़ेगी, वरना हमारी इकोनॉमी 10 साल भी गुजार दें तो वो Y1 की जीडीपी लेवल पे ही रहेगी, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी लेवल कभी इंप्रूव नहीं होगा और हमारी बेरोजगारी भी खत्म नहीं होगी। और फिर देखें एक वेरी यूनिक पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट हैं, CI G X-M। सिचुएशन अंडरस्टैंड करें, 1926, 27, 28 पहली जंग अजीम खत्म हुए को कुछ अरसा हो गया है, दूसरी जंग अजीम शुरू होने जा रही है अगले 2-4 साल में, दुनिया बहुत बड़े क्राइसिस में है, लोगों का इनकम लेवल खत्म हो गया, लोग पैसा नहीं कमाते, तो इसका मतलब है कंजम्पशन तो है ही नहीं, पब्लिक पैसा कमाए तो कंज्यूम करे ना, पब्लिक की तरफ से कोई डिमांड क्रिएट नहीं हो रही, बहुत नॉमिनल लेवल, बहुत ही कम लेवल पे डिमांड क्रिएट हो रही है, कंजम्पशन नहीं है, जो आउटपुट प्रोड्यूस किया हुआ है वही सेल नहीं हो रहा, लॉसेस हो रहे हैं प्रोड्यूसर्स को, तो न्यू इन्वेस्टमेंट, फ्रेश इन्वेस्टमेंट का तो आप सोचे ही ना, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी नहीं है। यानी 2 बहुत बड़े सोर्स जिनकी वजह से एग्रीगेट डिमांड ने क्रिएट होना था कि पब्लिक पैसा खर्च करे, वो खर्च नहीं कर रही क्योंकि पब्लिक कमाती कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो, कारोबारी तबका पैसा खर्च करे, वो क्यों खर्च करे, उनका तो पहले बना हुआ आउटपुट प्रोड्यूस हुआ जो है वो सेल नहीं हो रहा, तो वो न्यू इन्वेस्टमेंट करें, नई बिल्डिंग, नई फैक्ट्री, नया आउटपुट, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
देन एक्सपोर्ट्स, दुनिया एक जंग अजीम से गुजर चुकी है, दूसरी वर्ल्ड वॉर जो है वो शुरू होने को है, एक्सपोर्ट्स ना होने को बराबर है। आप ना पूरी दुनिया को कुछ बेच पा रहे हैं ना खरीद पा रहे हैं, पूरी दुनिया के हालात खराबी की तरफ जा रहे हैं। ओनली ऑप्शन केन्स के नजदीक सिर्फ एक है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे। ना हमारी कंजम्पशन बढ़ सकती है, ना इन्वेस्टमेंट, ना एक्सपोर्ट, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है अगर आपने एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करनी है, डिमांड में इजाफा करना है। अकॉर्डिंग टू केन्स गवर्नमेंट कंट्री में पैसा खर्च करना शुरू कर दे। सिंपल सेंस में गवर्नमेंट कंट्री में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे पैसा स्पेंड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, सड़कें बनाए, डैम्स बनाए, रोड्स बनाए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यानी गवर्नमेंट बेतहाशा स्पेंडिंग करना शुरू कर दे। गवर्नमेंट डिमांड, मसलन आप ऐसे समझ लें इसको, मैं एक सिंपल प्रोडक्ट से एग्जांपल दे रहा हूं, आप हर प्रोडक्ट की एग्जांपल पे इसको फिट कर सकते हैं। कंट्री में सीमेंट बनाने वाली एक फैक्ट्री है, उसका बना हुआ सीमेंट पब्लिक अपने घर बनाने के लिए नहीं खरीद रही, क्योंकि पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, तो घर कहां से बनाए। इन्वेस्टर वो सीमेंट नहीं खरीद रहा प्लाजा या फैक्ट्री बनाने के लिए, क्योंकि वो नई फैक्ट्री को लगाए, उसकी तो पहली फैक्ट्री नहीं चल रही, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। तो गवर्नमेंट केन्स कहता है कि गवर्नमेंट सीमेंट परचेज करना शुरू कर दे, सड़कें बनाना शुरू कर दे, रोड्स बनाए, डैम्स बनाए, व्हाटएवर। ये एक प्रोडक्ट एग्जांपल है। आप ये एग्जांपल गाड़ियों पे फिट कर लें, आप ये एग्जांपल खाने पीने की चीजों पे फिट कर लें। गवर्नमेंट खाने पीने की चीजें खरीदे फार्मर से, यूटिलिटी स्टोर्स पे बेचना शुरू कर दे सस्ती करके, हर प्रोडक्ट के लिए। ये कोई एक प्रोडक्ट तो है नहीं, एग्रीगेट डिमांड है। तो केन्स के नजदीक एक ही सोल्यूशन है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दे। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, एग्रीगेट डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट होगी, नेशनल इनकम लेवल बढ़ जाएगा। आप और एग्रीगेट डिमांड लेवल इंक्रीज कर दें, और ज्यादा आउटपुट इंक्रीज कर जाएगा, हम Y3 लेवल पे आ जाएंगे, और एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट कर दें, हम आहिस्ता आहिस्ता फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, क्राइसिस में, डिप्रेशन में, जब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए तो सिर्फ एक सोल्यूशन बचता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करे। अब देखें, मैंने वर्डिंग शुरू में यूज की थी कि बाय चांस आपका सेमेस्टर ऐसे टाइम पे आया है कि केनेजियन इकोनॉमिक्स बेस्ट अप्लाई हो रही है। देखिए, अगर इकोनॉमी नॉर्मल चल रही हो, क्राइसिस ना हो, तो क्लासिकल अप्रोच इकोनॉमी को बेस्ट एक्सप्लेन करती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन वाकई कम होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही क्राइसिस आए, देखें कल की जो मैं IMF रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, IMF रिपोर्ट ने कहा है कि पूरी दुनिया ने 11,000 बिलियन डॉलर, देखिए मैं आपको नंबर दे रहा हूं, 11,000 बिलियन डॉलर दुनिया की इकोनॉमीज को एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ा है इकोनॉमी को क्राइसिस में जाने से बचाने के लिए। और अभी भी इकोनॉमीज ये नहीं है कि फुली सिक्योर हो गई हैं, लेकिन कम से कम ये हुआ है कि जो पहले 4-6 महीने का शॉक था पूरी दुनिया का, वो शॉक अब्सॉर्ब हो गया है। अब वो इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट नहीं होगा। ये 11,000 बिलियन डॉलर की रकम है। आप इसका कंपैरिजन इस तरह से कर सकते हैं कि ये कितनी रकम होगी कि पाकिस्तान की टोटल जीडीपी पूरे साल की रफली प्लस माइनस थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, 300 बिलियन डॉलर है हमारी पाकिस्तान की जीडीपी। 300, हम पाकिस्तान दुनिया की तकरीबन 27वीं बड़ी इकोनॉमी है, 27, 28, 26 है इस साल का नंबर शायद। 300 बिलियन डॉलर हमारी पूरे साल की जीडीपी है, और पूरी दुनिया में जो स्पेंडिंग की गई है वो कितनी है? 11,000 बिलियन, 1100 बिलियन डॉलर नहीं है। तो दिस इज, ये क्यों हुआ है? ये बिल्कुल केनेजियन अप्रोच पे हुआ है। पाकिस्तान में भी यही हुआ, हम कई दफा एग्जांपल कर चुके हैं। गवर्नमेंट ने फौरी तौर पे एहसास प्रोग्राम से 200 अरब रुपया बांट दें जी, ये कर दें, इंटरेस्ट रेट नीचे ले आए, पब्लिक को आसानी दें, इन्वेस्टर को ये सब क्यों किया जा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड के जो दो कंपोनेंट हैं C और I, ये गिरे ना, इनको रोक लिया जाए कम से कम, या रिवर्स किया जाए। तो इन दो, गवर्नमेंट ने तो अपना एक्सपेंडिचर शुरू कर ही दिया है, लेकिन अकेला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इतना शायद क्राइसिस को रिवर्स ना कर सके। तो गवर्नमेंट बाकी हर तरह से फैसिलिटेट कर रही है ताकि कंजम्पशन भी दोबारा बढ़ना शुरू हो जाए, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाए। अभी देखें, ये कल अनाउंसमेंट हुई जी, नया पाकिस्तान स्कीम, घर बनाएं, ये करें, यानी आपकी FBR रिपोर्टेड मनी नहीं भी है, आप वो पैसा भी ले आए, इन्वेस्ट करें। ये अगेन क्यों किया जा रहा है? कंजम्पशन इंक्रीज करने के लिए, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए। तो दिस इज द सिचुएशन कि एग्रीगेट डिमांड कैसे अपना रोल प्ले करेगी अंडर क्राइसिस अकॉर्डिंग टू केन्स। ओके जी, लास्ट ग्राफ अब इस टॉपिक में, केन्स ने काउंटर आर्गुमेंट भी दिया है कि अगर आप एग्रीगेट डिमांड को फोकस ना करें, बजाय इसके, असल में ये काउंटर आर्गुमेंट उसने क्यों दिया?
उसने आप कह लें पहले ये एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट अब तक क्या करती रही है 1927, 28, 29 में, जिसका फायदा नहीं हो सका, इकोनॉमी रिकवर नहीं हो सकी। तो अकॉर्डिंग टू केन्स गवर्नमेंट ने क्या किया है, हमारी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, हमारा करंट नेशनल इनकम इस वक्त है जी, फॉर एग्जांपल केन्स कहता है कि हम करंटली 10,000 बिलियन का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इकोनॉमी क्राइसिस में आ गई, इस क्राइसिस की वजह से, एक सेकेंड जी, इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू केन्स क्राइसिस में आई और गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले 2-3 साल हमारा जीडीपी लेवल 10,000 बिलियन पे है, गवर्नमेंट ने एग्रीगेट डिमांड की बजाय एग्रीगेट सप्लाई साइड पॉलिसी मेकिंग की। सप्लाई साइड पॉलिसी मेकिंग का मतलब प्रोड्यूसर्स को फायदे दिए, प्रोड्यूसर्स को रिलैक्सेशन दी, इंपोर्ट पे ड्यूटी लगा दी ताकि लोकल प्रोड्यूसर का आउटपुट बिकना शुरू हो जाए, फला फला काम। इसको कहा जाता है सप्लाई साइड पॉलिसी, जो क्लासिकल अप्रोच है। तो अकॉर्डिंग टू केन्स क्राइसिस में अगर आप सप्लाई साइड को फैसिलिटेट करेंगे, एक प्रोड्यूसर कपड़े की फैक्ट्री बना के बैठा है, उसका पहले ही कपड़ा नहीं बिक रहा, आप उसे कहते हैं अच्छा बाहर से सस्ती मशीन इंपोर्ट कर लो, हम मशीन इंपोर्ट करने पे आपसे टैक्स नहीं लेंगे। वो कहता है कि लेट अज्यूम वो मशीन इंपोर्ट भी कर लें, तो वो एक्चुअली पोटेंशियल ऑफ द कंट्री तो उसने शिफ्ट कर दिया आगे। अब हमारे मुल्क में ज्यादा मशीन्स हैं, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर लेंगी, लेकिन पोटेंशियल ऑफ जो कंट्री जो है, अकॉर्डिंग टू केन्स पोटेंशियल ऑफ कंट्री Y1 से Y2 पे जाने का, F2 पे जाने का जो है हमें फायदा नहीं हुआ। क्यों? एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल जीडीपी तो अभी भी वही 10,000 है। हमारे पास 100 मशीन्स थी पहले, उसमें से 15 चल रही थी। गवर्नमेंट ने कहा जी 50 और खरीद लें, हम सस्ती खरीद देते हैं आपको, आपसे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लेंगे, मशीन 100-150 हो जाएंगी, लेकिन चल कितनी रही है? चल तो अब भी 15 ही रही है, क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में कपड़े की, तो मैं कपड़ा क्यों प्रोड्यूस करूं? तो टेक्निकली स्पीकिंग अकॉर्डिंग टू केन्स अगर हम एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं, सप्लाई साइड पॉलिसी बनाते हैं, अपने कंट्री का फुल पोटेंशियल आगे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये फुल पोटेंशियल का आगे शिफ्ट होना हमारी एक्चुअल करंट जीडीपी या नेशनल इनकम पे कोई असर नहीं करेगा। हमारी जीडीपी अब भी उधर है, आप और ज्यादा सप्लाई साइड पॉलिसी यूज कर लें, एक्चुअल जीडीपी फिर भी इधर ही रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट सप्लाई को सपोर्ट करना हमें फायदा नहीं देगा। हमें क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू केन्स एग्रीगेट सप्लाई की बजाय हमें एग्रीगेट डिमांड आगे शिफ्ट करने की जरूरत है। और फिर उसमें भी उसने फर्दर कहा कि एग्रीगेट डिमांड में भी जो शिफ्टिंग है वो सी और आई से तो हो नहीं सकती ना, एक्सपोर्ट से सब कुछ रुका हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है। तो इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए ओनली ऑप्शन गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के जरिए जो है वो फिर एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगी, तो हमारा जीडीपी लेवल, इनकम लेवल आगे बढ़ेगा, लोग इंप्लॉयड होंगे, इनकम जनरेट होगी, तो सी भी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोड्यूसर इनकरेज होगा, मेरा आउटपुट बिकना शुरू हो गया है, वो इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर लेगा, तो बाकी रिवाइवल अकॉर्डिंगली हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज कर दे। ओके जी, सफिशिएंट है, ये हमारा चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो वो बताएं, रेज हैंड कर लें, अदरवाइज फिर हम आज के लिए ऑफ कर लेते हैं। बाकी इंशाल्लाह फिर मंडे वाले दिन जो है नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे। जी शावेज, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? शावेज, वालेकुम सलाम। सर सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज करने से हमारी जो प्राइस डिक्रीज कर जाएगी, तो उससे डिमांड इंक्रीज नहीं कर सकती? नहीं, देखे ना, ये जो पहला हिस्सा है अकॉर्डिंग टू केन्स, जब आप इस क्राइसिस वाले हिस्से में है तो उसने एक वर्ड यूज किया है, प्राइसेस आर रिजिड डाउनवर्ड। केन्स कहता है प्राइस गिरते गिरते एक खास लेवल तक आती है, उससे नीचे नहीं प्राइस। मसलन मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, फर्ज करें आपने माइक्रो में भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, रिजर्वेशन प्राइस, मिनिमम प्राइस। यानी हो सकता है वो लॉस में ही हो कि मैं मार्कर 15 रुपए का बनाता हूं, मैं कम पे बेचने को तैयार हूं, लेकिन अकॉर्डिंग टू केन्स कोई ना कोई ऐसा लेवल होगा कि प्राइस उससे आगे मजीद नीचे नहीं जा सकती। तो जब प्राइसेस जिस लेवल पे रिजिड डाउनवर्ड हो जाएं, ये उसी लेवल पे फिर हमारी जो है सप्लाई लाइन हॉरिजेंटल हो गई है। हॉरिजेंटल होने का मतलब अब प्राइस लेवल कम हो, ज्यादा हो, अब या प्राइस लेवल बिल्कुल चेंज ही ना हो, तो भी एग्रीगेट सप्लाई ने अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना है। सिर्फ डिमांड ही बढ़ जाए तो वो रिस्पॉन्ड करने को तैयार है, यानी मजीद प्राइस लेवल डिक्लाइन नहीं कर रहा। जी मुआज, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? सर मैंने सिर्फ ये पूछना है कि जो चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट होगा सर, वो
सर वो उसका टाइम मतलब दिन बता देंगे? नहीं, पहले आपका चैप्टर नंबर 5 का टेस्ट होगा। अब आप जिस सीक्वेंस में चल रहे हैं इसी को कर लेते हैं। तो 4 का आपका हो गया है, 5 इंशाल्लाह कमिंग फ्राइडे को होगा। उसके बाद फिर हम चैप्टर नंबर 1 रखेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। जी उमर, आपका क्या क्वेश्चन है भाई? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि हमारा ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा सर? देखिए वैसे तो हमारे नॉर्मली जो स्ट्रक्चर चलता है उसमें तो डेट होती है 1 अगस्त की। हमेशा से हम 1 अगस्त को मैक्सिमम 2 को क्लोज करते रहे हैं। लेकिन इस दफा बाय चांस 2-3 इश्यूज एट ए टाइम हो गए। एक ईद आ गई इसी में, फिर दूसरा वालद साहब की मेरे डेथ हो गई, वो 4-5 दिन में वो क्लास नहीं ले सका। फिर एक हम इस दफा बाय चांस पढ़ ऑनलाइन रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप कह लें शायद 19-20 का फर्क है। तो इस दफा मुझे अंदाजा है कि ये रफली 10 या मैक्सिमम 12 अगस्त तक कंप्लीट होगा। एक आध दिन का फर्क हो सकता है, ये रफ आइडिया यही है। जी एनी अदर क्वेश्चन भाई, और किसी का कोई? ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है। मंडे को इंशाल्लाह हम जो है चैप्टर नंबर 7 नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। उस चैप्टर में हम इंशाल्लाह कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनको अलग-अलग से एज ए फंक्शन ऑफ नेशनल इनकम जो है वो स्टडी करेंगे। ओके जी, आज के लिए सफिशिएंट है। इंशाल्लाह बाकी मंडे को। अल्लाह हाफिज।